हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, और बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, मैं आपके पास आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ में हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय। वन शॉट रिवीजन है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को देखेंगे भी, जो लिखूंगा उसको भी देखेंगे, जो बोलूंगा उसको भी सुनेंगे, जिससे कि वीडियो हम सब चैप्टर सब टॉपिक्स को कवर कर सके। तो लीजिए, मैं शुरू करता हूँ। पहला, तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय की हम बात करें तो आप समझेंगे ये व्यवसाय क्या होता है। आप हमने प्राथमिक पढ़ा सर, द्वितीयक पढ़ा, तो प्राथमिक हो या द्वितीयक हो, उनमें उत्पादन हो रहा है वस्तु का, यानी वस्तु बेचकर सेवा की जा रही है। लेकिन तृतीयक और चतुर्थक में उत्पादन किसका होगा? ये ध्यान रखिए, सेवाओं का उत्पादन होगा। अब आप बोलेंगे सर, सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है? सेवाओं का उत्पादन ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बिजली खराब हो गई है, बिजली ठीक करने वाला आ रहा है और वो ठीक करके चले जाएगा। उसने कुछ दिया थोड़ी है, बिजली ठीक कर गया तो उसकी सेवा है। आप कटिंग कराने जा रहे हैं, कटिंग हुई, आपने जो भी पैसा बनता है दिया, तो आप ऐसा थोड़ी कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे, लेकिन ये सेवा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं परिवहन के साधन में, तो वहां पर भी उसने अपनी सेवा की है। ठीक है, तो ये सेवाओं में आता है। तो तृतीयक और चतुर्थक आता है सेवाओं में। लेकिन अभी हम बात करेंगे तृतीयक की। तृतीयक क्या है? एक सेवा सेक्टर व्यवसाय है, पहली बात तो जैसे हमने बात करी। दूसरा, इसमें सेवाएं कैसे आती है? प्रत्यक्ष सेवाएं आती है। प्रत्यक्ष, जैसे बिजली ठीक करने वाला, धोबी हो गया, नाई हो गया, टीचर हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी प्रत्यक्ष सेवा है। आप कुछ चीज दे नहीं रहा हूं, लेकिन आप कुछ सीख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर आता है। जो कि चतुर्थक में आती है अप्रत्यक्ष सेवाएं, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, प्रत्यक्ष सेवाएं आती है, इसमें उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है। ये भी आप समझ गए, उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है क्योंकि आपका और मेरा सीधा संबंध है। हाँ, उपभोक्ता नहीं है आप, अपना रिश्ता अलग है, लेकिन जहां पर भी सेवा दी जाती है वहां पर ये सीधा संबंध होता है। ठीक है। अगला, इसमें सेवा के बदले क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक दिया जाता है, या फिर मजदूरी दी जाती है। मजदूरी दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तृतीयक व्यवसाय। पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। हाँ, और इसके अंदर इसके जो जिसके उदाहरण लिखेंगे आप, धोबी लिख सकते हैं, नाई लिख सकते हैं, इवन वकील भी होगा, डॉक्टर भी होगा, और एक आप ध्यान रखना, विद्यालय शिक्षक होगा। विद्यालय शिक्षक, माफ कीजिएगा, विद्यालय शिक्षक होगा। यहां पर वकील और यहां पर विद्यालय शिक्षक होगा, क्योंकि जो विश्वविद्यालय का शिक्षक होगा वो आ जाएगा चतुर्थक व्यवसाय में। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट, तृतीयक व्यवसाय का आधार या आधारित किस पे? दो चीजों पर आधारित है, उत्पादन पर आधारित है और साथ में विनिमय पर आधारित है। उत्पादन और विनिमय पर आधारित है। उत्पादन किसका? सेवाओं का उत्पादन। और सेवाएं कैसी होगी? आपकी अमूर्त सेवाएं होगी। कैसी सेवाएं होगी? अमूर्त सेवाएं होगी, जो दिखती नहीं है, बिल्कुल। विनिमय, इन सेवाओं के बीच अगर दूरी कम करनी हो, सेवाओं को पहुंचाने में दूरी कम करनी हो, तो विनिमय करा जाएगा परिवहन से, संचार से, और परिवहन, संचार और व्यापार से। इन सेवाओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी इन माध्यमों के द्वारा। जैसे परिवहन होता है, आपको कोई चीज पहुंचानी हो तो आप शीघ्रता के साथ उसको पहुंचा सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं हम तृतीयक व्यवसाय के अंदर। पहला हम कर रहे हैं व्यापार और वाणिज्य। देखिए, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है ये बात करेंगे पर, लेकिन ये समझिए पहले कि व्यापार के लिए थोक व्यापार होता है, फुटकर व्यापार होता है। थोक व्यापार का मतलब होता है कि एक बड़ा सौदागर या बिचौलिया, जो मतलब एक वस्तु का एक भंडार ग्रह कर लेता है, जिससे वस्तु की गुणवत्ता भी, कीमत भी कम हो जाती है और अच्छे दाम पर वस्तु मिल जाती है उपभोक्ताओं को। यही फुटकर व्यापारियों को उधार भी देता है, और फुटकर व्यापारी इसके उधार पर ही अपना व्यापार करते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोक व्यापार या तो नगरों में होगा तो नगरीय मंडी, ग्रामों में होगा तो ग्रामीण मंडी। फुटकर व्यापार नगरियों में किस प्रकार होता है ये देखिए आप। आपके श्रृंखला बाजार सुने होंगे आपने, जैसे मान लीजिए आप बिग बाजार का नाम सुनते हैं, शहर के अंदर, मैं शहर की बात कर रहा हूं। बिग बाजार, फुटकर व्यापार। फुटकर का मतलब होता है जहां आप गए और सामान लेकर आ गए। अगर आपको मान लीजिए 10 किलो चीनी चाहिए तो आप यहां नहीं जाएंगे, आप यहां जाएंगे, जो आपके पास की दुकान होगी। तो समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो श्रृंखला बाजार, बिग बाजार, जैसे मान लीजिए बिग बाजार होगा, रिलायंस हो गया, जहां पर एक श्रृंखला रहती है उसी की, और वहां पर एक छत के नीचे आपको सारे सामान मिल जाते हैं। डाक ऑर्डर, ये आप खूब जानते हैं, दूरभाष के द्वारा, ये इंटरनेट, अमेजन है, फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप चीजें मंगाते हैं। शहर की विशेषता है। सुलभ बाजार का मतलब होता है कि जैसे आप जयपुर का अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पर जोरी बाजार है, जहां पर एक ही प्रकार के सामान मिलते हैं। आपको किशनपुर बाजार है, वहां पर एक ही प्रकार के सामान मिलते हैं, यानी सुलभ हिसाब से आपको एक ही सामान एक जगह पर मिल जाए। लोक वितरण योजना, ये सरकारी योजना है जिसको हम राशन से संबंधित करते हैं, जहां पर कम कीमत की जो वस्तुएं होती है वो गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को मिल जाती है।
वैसे ही अब ग्रामीण में आएगा लोक वितरण योजना, जो वही है हाट बाजार, आवधिक बाजार, जो एक निश्चित अवधि पर लगते हैं, समय अवधि पर लगते हैं, और वो चीजें उपलब्ध करा दी जाती है। और फेरी वाला, जो फेरी वाला घूमता है ना। तो ये चीजें आ गई। परिवहन, दूसरा हम पढ़ेंगे परिवहन। देखिए परिवहन में पहला जो हमने लिया वो रेल है, जानते हैं, सड़क है, जल है, वायु है। जल आंतरिक होता है और महासागरीय होता है, ये हम परिवहन संचार में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। और यात्री और माल सेवा का ये ये उसको ढोता है। नेक्स्ट है संचार। यहां पर कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर संचार में परिवहन क्यों लिया, परिवहन तो वहां था। नहीं, संचार जो सूचना है उसको आपको पहुंचाना है, कितनी शीघ्रता है उसके हिसाब से परिवहन के साधनों का चयन करते हैं। जल्दी करना हो तो वायुयान है, नहीं तो रेल है, जल है, सड़क है, तो परिवहन इसमें आएगा। दूरसंचार या दूरभाष में मोबाइल है, जिससे फोन करते हैं आप, लैंडलाइन है, जो अब वर्तमान में बहुत कम हो गया है। सर्वदर्शी सामग्री में फिल्म है, रेडियो खूब जानते हैं, टीवी है, मुद्रण, छपाई मीडिया। छपाई मीडिया में एक तो लेंगे आपका पेपर जो सुबह आता है, और एक होती है कुछ मैगजीन, किताबें, जैसे मान लीजिए मूमल ले लिया या प्रतियोगिता दर्पण ले ली, ऐसी है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मुद्रण मीडिया में आ जाएगा। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं लेकिन आप समझिए, कम समय में हमको उसको पूरा समेटना है। व्यापार वाणिज्य का अर्थ, हाँ देखिए व्यापार का मतलब होता है, सीधा सा समझ लीजिए, देखो व्यापार को हम बोलते हैं, यहां पर अगर बात करें तो व्यापार एवं वाणिज्य, तो व्यापार को बोलते हैं ट्रेड और वाणिज्य को बोलते हैं कॉमर्स। क्या बोलते हैं, कॉमर्स। अब आप यूं समझिए कि सर हम ये कॉमर्स सब्जेक्ट होता है तो व्यापार क्या है। व्यापार का मतलब इतना ही है कि वस्तु का खरीदना बेचना, व्यापारिक केंद्रों पर वस्तु का क्रय और विक्रय करना व्यापार कहलाता है। लेकिन उसके जो लेखा जोखा रखा रहता है, समझना आप, लेखा जोखा, जैसे मान लीजिए आप किताबों में रखोगे इतना माल बेचा, इतना किया, वो सब किस में आएगा, वाणिज्य में आएगा। तो व्यापार वाणिज्य है तो एक, लेकिन दोनों को इस तरीके से कर सकते हैं, यह आ जाएगा। व्यापारिक केंद्रों के प्रकार, तो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र होते हैं, ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। और होता क्या है यहां पर, जो आपकी गांवों की जो बहुत जरूरत की वस्तुएं होती है ना, वो सब यहां पर आपको मिल जाती है। ठीक है। नगरीय बाजार केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र ऐसे बाजार केंद्र होते हैं जहां पर आपको अपनी सुविधा की वस्तु तो मिलेगी, सुविधा की वस्तु तो मिलेगी, लेकिन साथ में आपकी जो विलासिता की वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए, है ना, तो गांव में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको नगर आना पड़ेगा। तो विलासिता की वस्तु हैं, जो विशिष्ट वस्तु हैं, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। और यहाँ की विशेषता क्या होती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े बाजार होते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, आपको दंत चिकित्सक मिल जाएंगे, आपको वकील आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आवधिक हाट बाजार की भी बात कर ली थी मैंने, एक निश्चित समयावधि पर, निश्चित तिथि पर लगने वाला बाजार, जो गांवों के अंदर लगता है, आजकल शहरों में भी लग रहा है, निश्चित तिथि में या निश्चित समय अंतराल में, 10 दिन में, 15 दिन में लगने वाला बाजार, जहां सारी वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाती है। फुटकर व्यापार, देखिए ये मैंने कहा था अब बात करेंगे, तो ये व्यापारिक केंद्र वो होते हैं जो उपभोक्ता से सीधा संबंध रखते हैं। मुझे कोई चीज मैं यहीं जाऊंगा, ये कौन होंगे, ये रेडी वाला हो सकता है, फेरी वाला हो सकता है, या फिर एक पास की दुकान वाला हो सकता है, या फिर जैसे मोबाइल से अपन मंगाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन वाला हो सकता है। तो फेरी, रेडी, डाक आदेश वाले होते हैं। थोक व्यापार क्या होते हैं, इनका संचालन बिचौलिए सौदागर करते हैं, मैंने बताया था, बड़े व्यापारिक केंद्र करते हैं। और ये क्या करते हैं, फुटकर भंडार वाले, जैसे मैं फुटकर भंडार वाला हूं, मैं वहां जाऊंगा और मान लीजिए 100 बोरी चीनी की है, मैं वहां से उठाकर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। और उनको लाने के बाद में फिर मैं अपना व्यापार वहां पर आऊंगा और उपभोक्ता को बेच दूंगा, और फिर उस जो पैसा आएगा उसको मैं चुका दूंगा। तो यानी फुटकर भंडार कोई उधार देते हैं, और फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी की पूंजी पर ही व्यापार करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया नहीं, वहां से जो है उसको बेच दिया, और किसी वस्तु का बड़ी मात्रा में भंडारण करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर भंडारण करते हैं तो भंडारण कहां होता है। भंडारण, दो भंडार गृह होते हैं, एक तो विभागीय और एक श्रृंखला। आप अब इस खुद को थोक व्यापारी मानिए। विभागीय भंडार कहां होते हैं, जहां गवर्नमेंट अपने पैसे को अपने भंडार को, अपने सामान को रखती है। तो यहां पर ध्यान रखने के लिए विभागीय कर्मचारी होते हैं, जहां गवर्नमेंट अपने सामान को रखती है, समझ गइएगा आप, है ना। तो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं निगरानी रखने के लिए। लेकिन श्रृंखला भंडार क्या होते हैं, ये भंडार गृह किसी कंपनी या संगठन के होते हैं। इसमें कम कीमत पर माल का भंडार ग्रहण कर लिया जाता है, या फिर उसको या सीधे ही वस्तु का निर्माण कर लिया जाता है, या निर्माण कर लेते हैं कम कीमत पर, उसका भंडार गृह कर लेते हैं। लाभ क्या होता है, कम कीमत पर एक ही छत के नीचे एक ही स्थान पर वस्तु को उपभोक्ता वस्तुएं मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको, अभी मैंने बात की थी आपको, जैसे बिग बाजार है, ये है, तो एक ही छत पर मिल जाएगी। और इसमें एक
एक भंडार गृह के नियम है, ये नहीं कि मेरा भंडार गृह एक यहाँ पर दूसरा यहाँ जयपुर में है, दूसरा कहीं दौसा है, तो ये नहीं इसके नियम अलग होंगे उसके नियम अलग होंगे, नहीं, एक भंडार गृह के नियम, उसके अनुभव, उनको सभी भंडार गृहों पर लागू कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोनों के बीच अंतर भी कर सकते हैं, श्रृंखला और विभागीय भंडार क्या होते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए परिवहन। देखिए परिवहन का मतलब आप 9-10 से समझ रहे हैं कि जहां पर किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे परिवहन कहते हैं, ये आप समझते हैं। लेकिन इसमें एक विशिष्ट बात लेंगे बेटा, क्या परिवहन होगा, परिवहन का जो साधन होता है, मैंने बताया सड़क है, रेल है, उनका चयन भी उपभोक्ता की शीघ्रता के आधार पर किया जाता है। आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप वायुयान का करेंगे, आपको आराम से जाना सड़क मार्ग का करेंगे, लेकिन फिर आपको उसी के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो यानी उपभोक्ता समय व दूरी के कारण शीघ्रता के लिए परिवहन के साधनों का चयन करता है और वस्तु का मूल्य भी इसमें बढ़ जाता है। समकाल रेखाएं क्या होती है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थान को, मान लीजिए इसको क्यों लिया गया है, आपने समकाल रेखाएं सुनी है, समदाप रेखाएं सुनी है, समलवंता रेखा सुनी है, खूब सुनी है आपने। तो ये क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई दूरी है समान समय पर, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 मिनट का समय लगता है, यहाँ 50 मिनट का लगता है, माफ कीजिएगा 50 मिनट का लगता है, 50 मिनट का लगता है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, आपका जो गूगल मैप होता है ना वो यही तो करता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये समकाल रेखाएं होती है, मानचित्र पर समान समय पे पहुंचने वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखाएं समकाल रेखाएं होती है, समदाब रेखा समताप रेखाओं की तरह ही है। नेक्स्ट, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का आकार। इसमें मैं खाली बताऊंगा आपको कि जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, घनत्व तो ज्यादा होगा, तो वहां पर परिवहन के साधनों की डिमांड ज्यादा होगी, तो वहां पर स्वतः ही विकसित हो जाएंगे। भू आकृति जलवायु, भू आकृति के आधार पर जैसे मान लीजिए पहाड़ों पर है तो वहां पर जब बर्फीले पहाड़ है वहां पर वायुयान नहीं वहां हो सकता, वहां पर रेल की कठिनाई, सड़क मार्ग होंगे, और जलवायु के हिसाब से भी आपके परिवहन के साधन चयनित होते हैं। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है, मैंने आपको रिपीट किया था, जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए बेटा, चैप्टर को जल्दी करना है, तो मैं जो बोल रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार होता है, छोटा नागपुर के पठार के पास में आपको पता है कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब खनिजों का वहां पर उत्पादन होता है तो उसके कारण वहां पर स्वतः ही परिवहन के साधन विकसित हो जाते हैं, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायुयान परिवहन, है ना। तो आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते ही है, जैसे अभी मान लीजिए हम अयोध्या की बात करें, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहां स्वतः ही और भी साधन जैसे वायुयान परिवहन है अपने आप विकसित हो जाएंगे, तो स्वतः ही आकर्षित करते हैं। संचार, संचार क्या होता है, इसमें कोई ना व्यक्ति जाएगा ना कोई वस्तु जाएगी, इसमें जाएंगे शब्द, इसमें जाएंगे संदेश, इसमें जाएगी सूचनाएं, उनको बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। अगर मान लीजिए समय पर पहुंचनी चाहिए, अगर मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग का टाइमिंग है, उसको 1 महीने बाद लेटर पहुंचता है, तो उसका कोई मतलब है क्या, नहीं है, तो समय पर पहुंचनी चाहिए। संचार की सेवाएं क्या होती हैं, पहली होती है दूर संचार। बेटा दूर संचार यानी एक तरीके से यहां क्वेश्चन आता है कि दूर संचार ने सूचना तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि किसने सूचना तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, तो दूर संचार ने ला दिया है। ये एक बहुत शीघ्रता के साथ में सूचनाओं को पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, इसमें आपके मोबाइल आ जाएंगे, आपके जैसे लैंडलाइन आ जाएंगी, सब चीजें इसमें आ जाएगी, मोबाइल है, लैंडलाइन है ना, जिसके कारण दूर किसी व्यक्ति को, नाम से स्पष्ट है, दूर किसी व्यक्ति को संचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो दूरदर्शन, ये सर्वदर्शी सामग्री का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसने पूरे विश्व में संचार का एक जाल बना दिया है और ये एक बड़ा जनसंचार माध्यम है। उपग्रह है, उपग्रह भी ऐसा है। इंटरनेट, इंटरनेट को देखिए, ये क्वेश्चन आता है साइबर स्पेस इंटरनेट किसे कहते हैं, अगले वाले में आएगा। तो कुछ भी नहीं इंटरनेट का, देखो आपको पता है कंप्यूटर होता है जो बिजली से जुड़े हुए होते हैं, आपको पता है, तो क्या हुआ, देखो यह विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का एक संसार होता है, विद्युत के द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार होता है। यह www पर आधारित होता है, आप कभी कब टाइप करते हैं www करते हैं, W वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। दूसरा, इसमें सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला बिना किसी शारीरिक श्रम की सूचनाएं दे सकता है, इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट, सेवाएं, सेवाएं होती है शारीरिक श्रम सेवाएं, मानसिक श्रम सेवाएं। जैसे शारीरिक श्रम सेवाएं होती है, मैंने बता दिया आपको, धोबी है, नाई है ना, बिजली ठीक करने वाला, ये सब शारीरिक श्रम सेवाएं। इसका मूल्य भी कम होगा, जिन देशों में ये होती है वहां पर भी विकसित भी नहीं होंगे, अल्प विकसित होंगे। और मानसिक श्रम सेवाएं क्या होती है, डॉक्टर है, आपका वकील है, आपके अध्यापक हैं, ये सब मानसिक श्रम सेवाएं। और यहां जो ये सेवा करते हैं उनका पैसा भी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना उसको पैसा मिलेगा।
नेक्स्ट है विकसित देश। हाँ, विकसित देशों में तृतीयक व्यवसाय पर ही ज्यादा निर्भरता होती है, और जो अल्प विकसित देश होते हैं उसमें 10% लोग तृतीयक व्यवसाय में। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बार बार आपसे कि कनाडा एकमात्र एक ऐसा देश है जो प्राथमिक व्यवसाय लकड़ी काटने पर निर्भर है, लेकिन फिर भी वो क्या है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। जबकि विकसित देश किस पे होते हैं, तृतीयक पे चतुर्थक पे होते हैं, लेकिन कनाडा इस पे लकड़ी काटने के बावजूद इस पर आता है। पर्यटन क्या होता है, यात्रा का उद्देश्य अगर आनंद हो, यात्रा का उद्देश्य अगर आनंद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। यात्रा अगर व्यापार के उद्देश्य से की जाए तो व्यापार होता है। यात्रा का उद्देश्य अगर चिकित्सा हो तो वो चिकित्सा पर्यटन भी होता है। चिकित्सा पर्यटन होता है, जैसे हमारे भारत में आते हैं लोग आयुर्वेद के उपचार के लिए आते हैं, तो ये चिकित्सा पर्यटन में आ जाएगा। इसमें एक बात है, कुल पंजीकृत रोजगार, कुल जो लोग हैं, कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व की दृष्टि से, देखो मक्खी भी पढ़ने आ गई है, कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक व्यवसाय है कौन, पर्यटन। कुल लोग जो काम कर रहे हैं उससे कुल जो मनी आ रही है, पैसा आ रहा है ना, उसके कारण विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक व्यवसाय है। प्रमुख पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जिसमें आपके दक्षिणी यूरोप के आ जाएंगे, इटली आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, है ना, और आपके अफ्रीकी का उत्तरी भाग आ जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर जिसमें गोवा है और केरल आप कर सकते हैं, गोवा और केरल पश्चिमी तट पर है। इसमें सांस्कृतिक व ऐतिहासिक नगर कर सकते हैं, जैसे अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, मक्का हो गया, वहां पर भी जो जाते हैं लोग, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। यरूशलेम हो गया। पर्वतीय प्रदेश में आप शिमला कर सकते हैं, नैनीताल कर सकते हैं, माउंट आबू कर सकते हैं राजस्थान का, ये सब इसमें आ जाएगा। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक जलवायु करती है भैया। क्या होता है, यूरोप के अंदर जब गर्मी हो जाती है ना, गर्मी, तो ये लोग कहां जाते हैं घूमने के लिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाते हैं, क्योंकि वहां तापमान अच्छा रहता है। जिसमें इटली है, आपके आपके इटली है, फ्रांस है, वहां पर जाते हैं। भूदृश्य भी होते हैं, सुंदर भूदृश्य होते हैं, दिखने वाले पर्वतीय प्रदेश होते हैं, वहां भी लोग जाते हैं। ऐतिहासिक कला केंद्र बता दिया मैंने आपको, जैसे आगरा है, किला है, कहीं पर किला है, कहीं पर पुरानी सभ्यताएं हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं। संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और इसी में ही एक चीज आती है, आजकल एक चल रहा है कि घर में रुकने के लिए, तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार है। जैसे मान लीजिए आपका घर है 50 साल है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, तो आप उसको हेरिटेज में शामिल कर सकते हैं, और वहां पर आप पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट को रुकने की जगह की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स है, और कर्नाटक में इसको मेडिकरे एम कुर्ग कहते हैं। ये आप शायद मिसिंग कर गए होंगे पढ़ते वक्त, लेकिन ध्यान रखिएगा, गोवा में हेरिटेज होम्स कहते हैं और कर्नाटक में मेडिकरे एम कुर्ग कहते हैं, किनको, घरों में रुकने वाले को। चतुर्थक व्यवसाय, आ गए हम जहां आना चाह रहे थे, तृतीयक पढ़ लिया, चतुर्थक में आते हैं। ये अप्रत्यक्ष सेवाएं होती है। पहली बात तो कैसे होती है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा। आप विद्यार्थी हैं, आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन स्कूल के जो बाबू हैं उनसे आपका संबंध कैसा है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि आप उनसे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सेवा तो कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो स्कूल के काम नहीं करेंगे, तनख्वाह नहीं बनाएंगे, तो आपकी सैलरी, आपको टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो एक सेवा कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष सेवाओं में आते हैं। इसमें उपभोक्ता से सीधा संबंध नहीं होता है, यहीं तक सीमित नहीं है, ये अनुसंधान पर, विकास और ज्ञान पर आधारित होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अनुसंधान, विकास और ज्ञान पर आधारित होते हैं, ध्यान रखना। इसमें रिसर्च भी होते हैं, इसमें उपभोक्ता सीधा संबंध नहीं होता है, अप्रत्यक्ष सेवाएं होती है। जैसे अस्पताल के बाबू हैं, आपके हॉस्पिटल में गए, वो बाबू भी हो गए। कोई फिल्म कलाकार हो गया, आप कोई मूवी देखते हैं, आप उनको जानते नहीं है, लेकिन आप मनोरंजन कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आ गया, है ना। इस तरीके से इस व्यवसाय के 3 चरण होते हैं, ये बड़ा मोस्ट है। पहले तो सूचनाओं का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, फिर सूचनाओं को क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। आपने उत्पादन कर लिया, सूचनाएं ले ली, यहां से ली, वहां से ली, यहां से ली, फिर उनको इकट्ठा करेंगे और फिर उसको जिसको चाहिए वो सूचनाएं फैला देंगे। तो ये 3 चरण होते हैं, सूचनाओं का उत्पादन, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का प्रकीर्णन। किसमें, चतुर्थक व्यवसाय। इसमें बता दिया मैंने आपको, कर्मचारी आते हैं, ऑफिस विद्यालय में, कॉलेज में काम करने वाले बाबू आते हैं, फिल्मी कलाकार आते हैं, दलाल आते हैं, और एक चीज और कर सकते हैं इसमें, इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक भी आते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं वो इसमें आएंगे, है ना, सॉरी, प्रोफेसर जो होंगे वो इसमें आएंगे। आगे लीजिए, पंचम व्यवसाय। ये पंचम, नाम तो तृतीयकम चतुर्थक था, पंचम भी आ गया है। देखिए, पंचम व्यवसाय विशिष्टता वाला व्यवसाय है ना। विशिष्टता वाला आप सर बोलेंगे, विशिष्टता का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप व्यवसाय के क्रम में बढ़ते जाएंगे, आपको जो पारिश्रमिक होगा वो ज्यादा मिलेगा। ये कहां पर है, ये उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले होते हैं और नीतियों का निर्माण करने वाले होते हैं। अब आप बोलोगे उच्चतम स्तर पर निर्णय कौन लेगा, मान लीजिए आपके स्कूल है, छोटा सा उदाहरण दूंगा, 5 मिनट लूंगा।
आपके स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, तो डिसीजन क्या प्रिंसिपल साहब लेते हैं? नहीं, उनसे ऊपर डीओज लेते हैं। डीओज से ऊपर कौन लेता है? सरकार लेती है। तो उच्चतम स्तर पर निर्णय वाले लोग कौन है? सरकार हो गई। क्यों हो गई? सरकार हो गई। या नीतियां निर्माण करने वाला, कोई कंपनी की नीतियां होती है वो वहां का सीईओ करता है। सीईओ, सीईओ का मतलब होता है जो वहां का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो करता है। तो पंचम में क्या होंगे? पंचम में सेवाएं नहीं आ रही, पंचम में जितना बौद्धिक क्षमता से विकास काम किया जाएगा वो सब इसमें आ रहा है। तो उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले, नीतियों का निर्माण करने वाले व्यवसाय को पंचम व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। और खास लीजिए, इसमें वो सेवाएं की जाती है जो हमेशा नवीन वर्तमान विचारों की रचना करती है, जो हमेशा वर्तमान विचार और नए विचारों की रचना करती है, उनकी व्याख्या करती है और नई तकनीक पर आधारित। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट होगा, वो इसमें आ जाएगा। निर्णय दे रहा है, जज है, वो इसमें आ जाएंगे। सरकार है तो वो इसमें आ जाएंगे। तो हमेशा नवीन नवीन विचार का उत्पादन होगा, नई तकनीक पर आधारित होगा। ठीक है। इसमें परामर्शदाता, कोई कंपनी के अंदर जो लीगल एडवाइजर होते हैं, वैज्ञानिक, सरकार, जज, कंपनी के सीईओ इसमें आ जाएंगे। बाह्य स्रोत, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मैं अभी प्रैक्टिकल में जाता हूं, अभी पूछ रहा था, समझिए आप। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, कोई भी नगर है, यहां पर कोई वस्तु है बेटा, वस्तु या कोई कार्य है, इसकी मान लीजिए गुणवत्ता कम हो रही है। अब मुझे क्या करना है कि इस वस्तु की क्या करनी है? गुणवत्ता बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? गुणवत्ता। और कीमत भी कम करनी है, कीमत भी कम करनी है। तो मैं किसी बाहर एक ऐसी संस्था को आमंत्रण दूंगा, उसको बुलाऊंगा कि जिससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाए और कीमत भी कम हो जाए। इसे ही बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। मैं देखो, अब रटना नहीं है, आप समझिए। किसी भी क्षेत्र में किसी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, कीमत कम करने के लिए किसी बाहरी संस्था को ठेका दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसे बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि वस्तु की गुणवत्ता भी ज्यादा होती है, कीमत भी कम हो जाती है। अब चूंकि यहां पर मान लीजिए आएंगे तो यहाँ कोई फैक्ट्री लगाएंगे, समझ रहे हैं आप? फैक्ट्री लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लोग, जो यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ से उत्प्रवास कर रहे थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, अब वो उत्प्रवास भी नहीं करेंगे। तो यहाँ के फायदा क्या हुआ? स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है। दो तीन फायदे होते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि जो उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता, उनको कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिल जाएगी। और ये आप समझते हैं, भारत और विशाल जो अमेरिका जो देश है, वहां पर जितने भी, जैसे मान लीजिए आपके जयपुर में लग रहे हैं इन्फोसिस है, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो लगती है, रोजगार किसको देती है? आपको और हमको ही देती है। वो सब इसमें आ जाएगा। लेकिन एक बात सुनिए, यही अगर बुलारा है, ये बुलावा समुद्र पार से हो जाए, कहां से हो जाए? समुद्र पार से हो जाए। यानी किसी वस्तु की गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर किसी समुद्र पार से किसी को बुलाया जाए, जैसे अमेरिका से बुलाए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका आपका अप्रतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रतन ऑप्शन। ठीक है। जब ये बुलावा है वो समुद्र पार से हो जाए, समुद्र पार से हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रतन। होम शोरिंग क्या होते हैं? ये भी पंचम व्यवसाय का विशिष्ट रूप है। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा उनको घर पर काम करने, घर से क्या कराया जाता है? ऑनलाइन काम कराया जाता है। घर से ऑनलाइन काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है होम शोरिंग के अंदर। मतलब प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा उनको घर से काम करने की ट्रेनिंग जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है बेटा कि अगर कर्मचारी घर ऑफिस में काम आएगा तो बिजली का खर्चा होगा, और भी काफी खर्चे होते हैं, वो बच जाते हैं। अभी कोरोना के अंदर देखा होगा आपने, वर्क फ्रॉम होम था, वो इसी के आधार पर है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। देखो, अब अगला टॉपिक है अंक विभाजन। क्या होता है अंक विभाजन? अंक के द्वारा विभाजन। देखिए, आप यूं समझिए कि हर देश जो होता है, विकसित है, विकासशील है, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक सब में विभिन्नताएं होती है। तो यहां पर देखा जाता है कि कोई भी देश कितनी तेजी के साथ में अपने नागरिकों को सूचनाएं, तकनीक उपलब्ध करवाता है। आप कुछ समझ रहे होंगे, जो विकसित होगा वो अच्छे उपलब्ध कराएगा, जो कल विकसित होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके आधार पर उनको अंक दिए जाते हैं, ये कोई देश अपने नागरिकों को कितनी तेजी से सूचनाएं उपलब्ध कराता है, और इसी के आधार पर विकसित देश विकासशील देशों से आगे है, और इसको अंक विभाजन कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे है व्यवसाय और इसके कॉलर के नाम पर। प्राथमिक व्यवसाय कौन से कॉलर में आता है? लाल में। ये बहुत मोस्ट है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ के कर्मचारी जो होते हैं वो हार्ड परिश्रम करते हैं, बाहर करते हैं, घर से बाहर करते हैं। एक पंचम आता है जो स्वर्ण कॉलर है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी भी मैंने बता दिए, द्वितीयक नीला है, तृतीयक श्वेत है, चतुर्थक गुलाबी है। ठीक है। तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा आप देख लीजिएगा। मैंने इस पूरे चैप्टर को कम शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। शाम को वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। आप इसको देखिए प्लीज, और फिर आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।